हेलो फ्रेंड्स, आज हम अधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। अधिकरण भारतीय संविधान के 323 ए और 323 बी में वर्णित है। मूलतः भारतीय संविधान में अधिकरणों का वर्णन नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वो भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो हम करते हैं इनको start। अधिकरण ऐसी संस्था है जो किसी विशेष क्षेत्र में न्यायिक कार्य को संपन्न करती है। इनका कार्य विशेषज्ञता के साथ न्याय उपलब्ध कराना है। इनको जो स्थापित किया गया है वो विशेषज्ञता के साथ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। क्योंकि जब सामान्य न्यायालय के अंतर्गत जो जज होते हैं वो सामान्य तरीकों से निर्णय देते हैं, अर्थात एक स्पेसिफाइड चीजें नहीं होती, स्पेसिफाइड है ना। जो अधिकरण होते हैं वो इस पे, जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या है, पर्यावरण से संबंधित मामलों के संबंध में अपने निर्णय देता है। तो ये पर्यावरण से संबंधित विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल टैक्स से संबंधित मुद्दों को देखेगा, तो इसलिए अधिकरणों की स्थापना की गई है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसकी स्थापना की गई है और इसके तहत भारतीय संविधान के भाग 14 ए जोड़ा गया है ना। भाग 14 ए जोड़ा गया, इसमें दो आर्टिकल है अधिकरण के अंतर्गत। आर्टिकल 323 ए जो प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताता है, और 323 बी जो अन्य अधिकरणों के बारे में बताता है। प्रशासनिक अधिकरण क्या होते हैं? संसद को यह अधिकार है कि वो संघ या राज्य के अधीन कार्य करने वाले लोक सेवकों की भर्ती या सेवा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए केंद्र, राज्य या संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण स्थापित कर सकता है ना। मतलब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये स्थापित कर सकती है। क्यों कर सकती है? जो सेवा में जो सरकारी नौकरी या केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत, लोक सेवाओं के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं, उनके सेवा संबंधी विवाद, उनकी भर्तियों से संबंधित विवादों के निपटान के लिए और कुशलता पूर्वक निपटान के लिए अधिकरणों की स्थापना की गई है, प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई है। अब जो केट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसकी संरचना क्या होती है? इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं, है ना। ये सदस्य का निर्धारण संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है ना। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सदस्य संख्या संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान स्थिति को देखें तो वर्तमान में एक अध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष, सॉरी यहाँ पे मैंने एक उपाध्यक्ष बोला था, जबकि उपाध्यक्ष और सदस्य का जो सदस्य संख्या का निर्धारण होता है वो संसद करती है। तो वर्तमान में एक अध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष और 44 सदस्य इसमें है। तो 44 सदस्य के अंतर्गत कुछ न्यायिक सदस्य है तथा कुछ गैर न्यायिक सदस्य। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी जो अध्यक्ष, सदस्य और उपाध्यक्ष की जो नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह के अनुसार की जाती है। अब जो इनके अधिकरणों के अध्यक्ष पद के लिए योग्यताएं देख लेते हैं। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर 2 वर्ष तक उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हो, है ना। जो स्टेट है उसमें अगर 2 वर्ष तक कोई उपाध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष के पद के लिए योग्य माना जाएगा। या फिर यह हो सकता है कि 2 वर्ष तक संघ सरकार के अधीन सचिव के पद पर अगर वो कार्य कर चुका है तो वो अधिकरण का अध्यक्ष बनने के लिए पात्र हो जाएगा, है ना। इन इन 1, 2, 3 में से कोई एक या और प्लस भारत का नागरिक। ठीक है। उपाध्यक्ष पद की अगर योग्यता हम देखें तो उपाध्यक्ष बनने के लिए अध्यक्ष वाली योग्यताएं तो होनी चाहिए, जैसे भारत का नागरिक हो, है ना, और ये चीजें हो। ठीक है। उपाध्यक्ष के लिए जो चीजें हैं, उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, 2 वर्ष तक सचिव के पद पर कार्य कर चुका हो, या फिर नेक्स्ट इनमें से कोई सी एक हो गई, जैसे केंद्रीय विधि सेवा में 3 वर्ष का अनुभव रखता हो, है ना। अध्यक्ष पद, सॉरी यार ये नहीं बताना चाह रहा था मैं। वर्तमान पद हेतु योग्यता में अगर देखें तो अध्यक्ष वाली योग्यता होनी चाहिए,
प्लस 5 वर्ष तक संघ सरकार के अधीन अतिरिक्त सचिव के अगर पद पर वो कार्य कर चुका है तो भी वो उपाध्यक्ष बन सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये वाली योग्यताएं हैं। जैसे उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश 2 वर्ष तक उपाध्यक्ष के पद पर आसीन, उपाध्यक्ष तो अगर बनना है तो ये तो कोई रहेगा नहीं, और 2 वर्ष तक संघ सरकार के अधीन सचिव के पद पर है तो इन ये होगा तो उपाध्यक्ष बन सकता है। और अगर ये भी हो गया 5 वर्ष तक संघ सरकार के अधीन अतिरिक्त सचिव के अगर वो पद पर है तब भी वो उपाध्यक्ष बनने के लिए योग्य हो जाएगा। न्यायिक सदस्य हेतु अगर योग्यता देखें तो उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा तो बन जाएगा, या फिर केंद्रीय विधि सेवा में 3 वर्ष का अगर अनुभव है तब भी वो न्यायिक सदस्य बन सकता है। गैर न्यायिक सदस्य की अगर योग्यता देखें तो 2 वर्ष अतिरिक्त सचिव के रूप में अगर कार्य करा हो या फिर 5 वर्ष तक संयुक्त सचिव के रूप में अगर कार्य कर चुका है तो वो गैर न्यायिक सदस्य बन सकता है। कार्यकाल कितना होता है इनका? 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता। अब एक विशेष बात है कि अनुच्छेद 323 ए के अधीन प्रावधान है कि प्रशासनिक अधिकारियों से अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, परंतु वर्ष 1997 में एस चंद्र कुमार केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अधिकारियों से पहले अपील हाई कोर्ट में और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। पहले क्या होता था कि अधिकरण जो होते थे अगर इसके फैसले से कोई असंतुष्ट है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस जाता था, है ना, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता था। परंतु 1997 में जो एस चंद्र कुमार केस आया था, एस चंद्र कुमार केस के बाद क्या निर्धारित किया कि अगर अधिकरण से कोई अधिकरण के फैसले से नाखुश है तो पहले उच्च न्यायालय में वो मुकदमा जाएगा, फिर अगर उच्च न्यायालय के उस फैसले से भी अगर असंतुष्ट है व्यक्ति तो वो उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। उपरोक्त और नीचे क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 323 बी में क्या है, ये अन्य अधिकारों से संबंधित है। इस अनुच्छेद में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो कर संबंधी विवाद, विदेशी मुद्रा और आयात निर्यात संबंधी विवाद, औद्योगिक एवं श्रम संबंधी विवाद, भूमि संबंधी विवाद, निर्वाचन संबंधी विवाद, है ना, निर्वाचन संसद या राज्य विधानमंडल के अंतर्गत, किराएदार संबंधी विवादों के संदर्भ में अधिकारों का निर्माण कर सकते। उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त संसद विधि द्वारा अन्य अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में अधिकरणों का गठन कर हरित न्यायिक अधिकरण, साइबर अपराध अधिनियम, साइबर अपराध अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण सांविधिक अधिकरण की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखेंगे त्वरित निर्णय के उपाय। भारतीय संविधान में क्या मतलब न्यायपालिका में क्या है कि न्याय में देरी को अगर आप देखेंगे तो न्याय में अगर देरी होती है तो वो स्वयं में एक अन्याय कहलाता है। न्याय में देरी स्वयं में एक अन्याय कहलाता है ना। आप किसी न्याय के लिए जा रहे हैं, स्वयं में अन्याय, स्वयं में अन्याय कहलाता है। मान लो कि आप किसी केस में आप दोषी है और अगर आपको दोष सिद्ध होने में 10-15 साल लग गए तो सामने वाले के अधिकारों का हनन होता है। और किसी केस में अगर आप निर्दोष है और आपको निर्दोष सिद्ध करने में 10-15 साल लग गए तो ये भी एक अन्याय है, क्योंकि आपने आपको निर्दोष सिद्ध करने में इतना समय लग गया तो जो मेरा जीवन है उसी में निकल गया। तो मैं जो मेरा और मेरा परिवार है वो मानसिक और आर्थिक रूप से काफी कमजोर महसूस करेगा। ठीक है, तो वर्तमान में हम देखें तो न्यायपालिका के समक्ष लगभग 5 करोड़ मामले लंबित है, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। दिसंबर 2022 तक अगर देखा जाए तो 5 करोड़ केसेस लंबित है। इसमें से लगभग अगर मानो तो 80% से ज्यादा केसेस लोअर कोर्ट्स में लंबित है। लोअर कोर्ट्स मतलब जिला और लोअर कोर्ट्स मतलब जिला न्यायालय, जिला या अधीनस्थ न्यायालय, है ना, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति ऐसे ही कोर्ट्स में अपनी शरण लेता है न्याय के लिए। आप डायरेक्ट ना तो उच्चतम न्यायालय जाएगा कोई व्यक्ति, ना कोई उच्च न्यायालय जाएगा, है ना, ना किसी अधिकरण में जाएगा। सबसे पहले व्यक्ति अपने तहसील या जिले के स्तर पर न्याय के लिए गुहार लगाता है, तो वहीं पे सबसे अधिक कोर्ट केस पेंडिंग।
यदि किसी मामले में व्यक्ति दोषी है तो अन्याय दूसरे पक्ष के साथ, और यदि व्यक्ति निर्दोष है तो अन्याय स्वयं उस व्यक्ति के साथ होता है। इसका प्रभाव न केवल उस व्यक्ति पर बल्कि पूरे परिवार पर मानसिक और आर्थिक रूप से पड़ता है। अभी मैंने एक खबर सुनी थी, मैं बताता हूँ कि बिहार में एक व्यक्ति को किसी को मारने के लिए, मतलब हत्या का आरोप उस पर लगा था, है ना? हत्या का आरोप उस पर आरोप लगा था। अब उस आरोप को 20, मतलब उसको जेल में डाल दिया था, आरोप को, हत्या के आरोप में, ठीक है? अब कोर्ट केस चल रहा था, तो 20 साल बाद उसका निर्णय आया उस कोर्ट केस का कि ये व्यक्ति निर्दोष है, इसने हत्या नहीं की। अब 20 साल तक तो उसने जेल में सजा काट ली, है ना? आरोप में जेल में सजा काट ली। तो फिर ये क्या उस व्यक्ति के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? उसको आरोप मुक्त तो कर दिया, उसको सम्मान तो प्राप्त हो गया, चलो यार उसने आरोप नहीं किया, लेकिन 20 साल की जो उसने उम्र वहां पे जेल में काटी, वो मतलब उसका उसका उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये एक, अगर त्वरित निर्णय नहीं होता है तो ये एक सबसे बड़ी खामी है। उस व्यक्ति के लिए तो ये हुआ ही है, आर्थिक और मानसिक रूप से वो परेशान रहा, लेकिन उसके परिवार वाले, उसके घर वाले, उसके पति पत्नी, बच्चे और उससे सगे संबंधी, वो भी कितने तनाव में रहे होंगे, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो न्याय में देरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें इसको तुरंत से, मतलब जल्द से जल्द समाप्त करना होगा। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए, और न्यायपालिका में जो बहुत सारे न्यायालय हैं, मध्यस्थ न्यायालय हैं, इनकी स्थापना करनी चाहिए। यदि किसी मामले में त्वरित न्याय नहीं होता है तो कई बार अपराधी तत्वों को ये विश्वास हो जाता है कि अपराध करने के पश्चात भी वे सुरक्षित रह सकते हैं, और उनके मन से भय समाप्त हो जाता है। ठीक है, कभी-कभी क्या होता है कि आपने कोई अपराध किया और आपके अपराध को किसी ने दंडित नहीं किया, आपको दंडित नहीं किया, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये अपराध हम हुआ, मन में ऐसा होता है कि यार चलो इससे ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं उखाड़ लेता है, तो आपके मन में और ऐसा एटीट्यूड निर्मित होता है कि उस अपराध को हम करें। जैसे छोटी-मोटी आप चोरी करते हैं, छोटी-मोटी चोरी को अगर आप कोई इग्नोर कर देता है, मान लो घर में ही अगर कोई इग्नोर कर देता है, तो आप उसके प्रति और आकर्षित होते हैं। चलो यार ऐसी चीज़ें तो हम उठा लेंगे, 100-200 रुपए चुरा लेंगे। आपके घरवाले अगर आपको दंडित नहीं करेंगे, तो ये धीरे-धीरे आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। 100-200 चुरा रहे हैं, कल से 1000 चुराएँगे, फिर 10,000, फिर लाखों। इस तरह से जो आपराधिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है, और भय समाप्त, तो अगर ये मन में अगर डर का भय समाप्त हो जाएगा, तो ये समाज के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप समाज में अपराध पर अंकुश नहीं लग पाता है, जिससे एक बड़े वर्ग पर अन्याय की संभावना बढ़ जाती है। इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य द्वारा दोहरे उपाय किए जा रहे हैं। राज्य एक ओर तो विशेष उद्देश्य न्यायालय स्थापित कर रहा है, तो दूसरी ओर वैकल्पिक विवाद समाधान के साधन भी अपना रहा है। कौन कौन से? एक तरफ तो विशेष उद्देश्य, है ना, विशेष उद्देश्य न्यायालय, है ना, विशेष उद्देश्य न्यायालय, दूसरी तरफ वैकल्पिक वैकल्पिक विवाद समाधान, है ना, ये दो चीजें अपना रहा है। विशेष उद्देश्य न्यायालय के अंतर्गत हम क्या क्या देख सकते हैं? एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, इसकी स्थापना 2010 में की गई है। ठीक है, उपभोक्ता न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। सैन्य अदालतें स्थापित की गई है, फैमिली कोर्ट स्थापित किए गए हैं, है ना? तो ये सब विशेष उद्देश्य न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, कि विशेष उद्देश्य के तहत इनकी पूर्ति की जाती है। जैसे इस हरित अधिकरण का क्या है, जो पर्यावरण से संबंधित मामलों को ये देखता है। उपभोक्ता न्यायालय उपभोक्ताओं से संबंधित मुद्दों को देखता है। सैन्य न्यायालय सेना से संबंधित मुद्दों को देखता है। फैमिली कोर्ट जो परिवार के तलाक वगैरह से संबंधित, है ना, भरण पोषण से संबंधित मुद्दे होते हैं, इनको देख। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसका उद्देश्य क्या है? मैंने जैसे बताया, इसकी स्थापना 2010 में हुई है, और इसका पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई करना है। पर्यावरण संबंधी मामलों में त्वरित सुनवाई करने के लिए और पर्यावरण से संबंधित विधिक या संवैधानिक अधिकारों से संरक्षण की सुनवाई के लिए एनजीटी की स्थापना की गई है ना? एनजीटी का अगर मुख्य पीठ हम देखें तो नई दिल्ली में अवस्थित है,
और इसकी 4 अन्य पीठें भी है। कहाँ है? पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता और चेन्नई में। संरचना अगर देखें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायिक सदस्य जिसमें अधिकतम संख्या 20 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 6 न्यायिक सदस्य और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से की जाती है। उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनमें से न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जबकि इसके अंतर्गत गैर न्यायिक सदस्य भी होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 20 है, परंतु वर्तमान में 5 गैर न्यायिक सदस्य ही है। अगर एनजीटी के जो योग्यता देखें, अगर हम इनके जो सदस्य वगैरह की योग्यता देखें तो एमएससी या एमटेक होना चाहिए या 15 वर्ष पर्यावरण संरक्षण या जैव विविधता के क्षेत्र में अगर अनुभव रखता है तो वो यहाँ पे सदस्य बन सकता है। कुछ अन्य बिंदु हम देख लेते हैं। एनजीटी को सिविल न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त है ना, सिविल न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त है और ये पक्षकार को जुर्माना देने के लिए डिक्री जारी कर सकता है। डिक्री या क्या होता है, एक जो न्यायालय आदेश देता है वो होता है डिक्री। न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है वो डिक्री कहलाता है ना, DECREE डिक्री। एनजीटी अधिकरण के अंतर्गत प्रावधान है कि एनजीटी से अपील अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, परंतु 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात अब हाईकोर्ट में भी अपील सुनने के योग्य है। और वैसे भी अगर 2014 का मुकदमा नहीं देखे तो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जो चंद्र कुमार केस हुआ था, चंद्र कुमार केस में भी ये बोला था कि जो अधिकरण जो भी फैसले सुनाएंगे उससे आप पहले हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में पर्यावरण क्षरण वैश्विक समस्या है और ये मानव जीवन के लिए खतरा भी है। पर्यावरण संरक्षण आज प्रत्येक देश की प्राथमिकता है, परंतु विकास की चुनौतियों को देखते हुए राज्य संतुलन बनाने में सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अधिकरण राज्य की विकास परियोजनाओं को पर्यावरण संरक्षण विरोधी होने के आधार पर न केवल प्रतिबंधित कर सकता है अपितु विशेषज्ञों की उपस्थिति द्वारा यह सुनिश्चित कर सकता है कि योजना में ऐसे क्या परिवर्तन किए जाए जिससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी को हानि न पहुंचे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ कि यमुना नदी है ना, यमुना नदी की जो सफाई के संदर्भ में एनजीटी के अगर आप निर्णयों को देखेंगे तो दिल्ली सरकार पर इसने जुर्माना भी लगाया है। और एक फाउंडेशन है आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, जिसके संस्थापक श्री रविशंकर है। इन पर भी एक मुकदमा चला था, एनजीटी ने कुछ सुनाया था इनको, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो ये पिछले 3-4 साल पुरानी बात है। अगर इसमें भी आप देखेंगे तो जो पर्यावरण मानकों को इनकी संस्था ने उल्लंघन किया था तो इस पर भी फाइन लगाया गया था। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में आगे की बातों को देखेंगे। तब तक के लिए